words, I thank you, sir. श्री आर.पी. वर्मा। All points have been covered. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। हम लोग जो वायुमंडल में पर्यावरण परिवर्तन आ रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। प्लीज विलियम। और मुझसे पहले कई माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी है और गंभीर चिंता के स्वर उठाए हैं। मैं उन सब के साथ में अपने विचार जोड़ते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। सर, ये एक ऐसा इशू है, एक ऐसा विषय है जिस पर सदन में कोई भी मतभेद नहीं, सदन ही नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी और पूरे हिंदुस्तान में सम्मिलित रूप से चिंता के स्वर व्यक्त किए जा रहे हैं। और मैं ये महसूस करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत गंभीर प्रयास इस बारे में किए जा रहे हैं, हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सर, वायुमंडल में जो परिवर्तन है वो एक ग्लोबल इशू है। वो खाली एक मुल्क के सहारे या एक मुल्क के विचार करने से चल भी नहीं सकता। धरती पर रहने वाले सभी लोग हवा के सहारे, पानी के सहारे, समंदर के सहारे, धरती के सहारे कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर पूरा का पूरा पर्यावरण परिवर्तित होता है, समंदर का स्तर उठता है, ग्लोबल वार्मिंग पेश आती है, तो उससे पूरी मानवता खतरे में पड़ती है और इस चीज को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि संयुक्त राष्ट्र ने भी कुछ पहल की है, क्योंकि प्रोटोकॉल साइन किए गए हैं, लेकिन सर उससे भी पहले जब लोग इस विषय में बहुत सोच भी नहीं पा रहे थे, कई साल पहले ग्रीनविच सिटी में धरती के दो महान विद्वान मिले थे, सर आर्नल्ड टॉयनबी, जिन्होंने इस बात पर अध्ययन किया था कि धरती से सभ्यताएं क्यों खत्म हो गई, और दाइसेकु इकेदा, जो पूर्व के जैन संप्रदाय के प्रवक्ता रहे हैं, एक पूर्वी सभ्यता का प्रतिनिधि और एक पश्चिमी उपभोक्तावादी सभ्यता का प्रतिनिधि। दोनों लोग जब कई दिन तक मिलकर के बैठे, ग्रीनविच सिटी में उन्होंने विचार विमर्श किया, मानव जीवन के सभी पहलुओं पर बड़ी गंभीरता से चर्चा की, तो उनको लगा कहीं ना कहीं इस धरती पर जिंदगी खतरे में है, पूरी मानवता खतरे में है। और उन्होंने भी अपने सम्मिलित रूप से जो डॉक्यूमेंट जारी किया था, जो उनका डायलॉग प्रकाशित हुआ है, मैन हिमसेल्फ मस्ट चूज के नाम से, मैं समझता हूं कि उसको सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने बहुत गंभीर स्वर इस बात के लिए व्यक्त किए थे कि पूरी धरती पर मानवता को बहुत बड़ा खतरा है, सिविलाइजेशन को बहुत बड़ा खतरा है, और सब लोगों को जागरूक रह करके प्रकृति के मूल्यों की रक्षा की जानी चाहिए, वरना इस धरती पर सभ्यता कायम नहीं रह पाएगी। ये काफी मेरे ख्याल 5-7-10 साल पहले की बात है। आज जब हम इस चीज पर गौर कर रहे हैं, तब हमें इस बात से हम अलग नहीं रह सकते कि हिंदुस्तान में पिछले अतीत में इस अनुभव को महसूस किया गया है। सर, हम किताबों में पढ़ते हैं, बाबरनामा एक ऐसी किताब है जो उस समय का अकाउंट देती है। उसमें जब बाबर हिंदुस्तान में आ रहे थे तो उन्होंने उसमें दर्ज किया है कि 1500 के आसपास में उन्होंने पेशावर के आसपास गैंडों का शिकार किया था। पेशावर आज की तारीख में डेजर्ट है, रेगिस्तान है। केवल कुछ 100 वर्षों के अंतर में ही हमारे ही इस मुल्क से जुड़ा हुआ थोड़ा सा हिस्सा, जो बहुत ही एक लश ग्रीन वैली हुआ करती थी, जहां कहते हैं कभी गैंडे हुआ करते थे, आज वहां डेजर्ट है। ये एक चेतावनी है जो हमें बहुत पहले महसूस कर लेनी चाहिए थी। 4000 साल पहले हमारे यहां भी एक विलुप्त प्राय नदी सरस्वती नदी है, जिसके बारे में रिसर्च भी चल रही है। कहा जाता है उसके किनारे एक बड़ी सभ्यता फैली हुई थी, ऋषि मुनियों के आश्रम थे और वहां बहुत ही रिसर्च वर्क होता था। वो सभ्यता का आज कहीं नामो निशान नहीं मिलता। कहीं कहीं जो हमारे इतिहासकार हैं उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये दो बड़े अनुभव हैं केवल हिंदुस्तान के निवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तो ये बताने के लिए पर्याप्त कारण रखते हैं कि हमारी लापरवाही या हमारी उदासीनता इस संदर्भ में हमें कहां तक पहुंचा सकती। सर, मैं कुछ समय पहले अखबार पढ़ रहा था, प्रोफेसर
क्रिस्टोफर लैटन इंग्लैंड में है, वो ग्लोबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज संस्था चलाते हैं। उन्होंने इस बात का मूल्यांकन किया कि पूरी धरती के ऊपर जो कार्बन एमिशन है उसकी तादाद 8 बिलियन टन है और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो हमारे वैज्ञानिक जानते हैं, माननीय हमारे सदस्य भी इस बात को महसूस करते होंगे, जानते होंगे कि इतनी बड़ी तादाद कार्बन एमिशन की ये धरती पचा नहीं सकती। 1/3 जो कार्बन एमिशन है उसको हमारे समंदर में, जो ठंडे समंदर है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जहां वो उसकी जो चेन है, फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं। 1/3 जो कार्बन एमिशन है उसको हमारे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी का बचा हुआ 1/3 कार्बन एमिशन है, ये कहां चला गया? अगर इसकी तलाश की जाए तो आज जो ब्राउन हेज पूरी धरती को घेरे हुए है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बहुत सी दूसरी गैसें हैं वाटर वेपर्स के साथ में, ये वही बाकी का बचा हुआ कार्बन एमिशन है जो पूरी धरती की जिंदगी प्रभावित कर रहा है और उत्तरोत्तर तापमान का बढ़ोतरी हो रहा है और इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बहुत से दूसरे परिवर्तन आ रहे हैं। मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं के द्वारा जो बातें कही गई हैं उनमें वाकई में काटने वाली कोई बात नहीं, उसमें हम सबको जोड़ना ही है, उसमें कोई बात काटनी नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि यह महसूस करने का समय आ गया है कि चेतावनी बहुत देर में मिली। जैसा कि मेनका जी कह रही थी कि प्रक्रिया चालू हो चुकी है और बहुत समय नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमारा मुल्क नौजवान मुल्क है, नौजवानों का मुल्क है, उसके लिए तो क्रिटिकल एजेंडा है, सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा है, क्योंकि इससे हमारे नौजवानों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है, हमारी नई पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली है। यह प्रकृति का संतुलन बहुत नाजुक है और मैंने जैसा कि आपसे बताया कि मानव गतिविधियों के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भरी हुई है या रुक गई है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो रही प्रकृति प्रक्रिया के अंदर, उसने इस बात को साबित किया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसे इसका सीधा सीधा लिंक है। प्रकृति का संतुलन बहुत नाजुक होता है। हालांकि पिछले करोड़ों वर्षों में प्रकृति में बहुत से परिवर्तन आए हैं, लेकिन आज हम जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, जितनी बड़ी इस पूरी धरती की आबादी हो चुकी है, जिन विचार मूल्यों पर हम चल रहे हैं कि सबको सम्मान के साथ, इज्जत के साथ आगे रहना है, सस्टेन करना है और भाईचारे के साथ में आगे बढ़ना है, उस चीज के लिए बहुत ही गंभीर खतरा पैदा हो चुका है, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती वक्ता इस बात को बता चुके हैं। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है उसके माध्यम से हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि 1-1 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ में जो क्लाइमेटिक वैगरीज हैं उसमें कम से कम 7% का इजाफा हो रहा है और गवर्नमेंट रेवेन्यू को जो लॉसेज एस्टिमेट किए गए हैं 1-1 डिग्री पर 13% रेवेन्यू लॉसेज डायरेक्टली एसेस किए गए। हम समझ सकते हैं कि हमारे जैसी और हमारे जैसी दूसरी विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए कितनी बड़ी चेतावनी सामने आ चुकी। सर, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, थोड़ा सा मुझे आप मौका देंगे, क्योंकि हम सब लोग ये हिंदुस्तान जो है किसानों का मुल्क है। जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, जो पर्यावरण बदल रहा है, उसका खेती पर कैसे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, मैं खाली इसके विषय में 2 शब्द आपके सामने कहना चाहता हूं। सर, आज जो हमारे जीडीपी की जो ग्रोथ हो रही है हिंदुस्तान में, वो निश्चित रूप से अगर उसको इंटरप्रेट किया जाए तो वही कार्बन एमिशन का मीटर होता है। कोई भी मुल्क जो किसी भी परसेंटेज के हिसाब से अर्थव्यवस्था में विकास कर रहा है, ये अंडरस्टूड है, इसको मान लेना चाहिए कि वहां पर उसी स्तर से कार्बन एमिशन बढ़ रहा है। सर, हमारे यहां जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है और दूसरी जो गतिविधियां हैं, उसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो परंपरागत हमारे तौर तरीके हैं खेती करने के, या खेती पर जो हमारा समाज पल रहा है, करीब 70% से ज्यादा आबादी, उनका जो रहन सहन का स्तर है, उनके जो जीने के तौर तरीके हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि एक बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत आ चुकी है। उनका रहन सहन का स्तर बदले, इसके लिए अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज, जैसा कि हमारे कई पूर्ववर्ती वक्ता बहुत गंभीर स्वर व्यक्त कर चुके हैं, उनको लॉन्च किया जाना बहुत जरूरी है। ये सच्चाई है कि अभी हमारे यहां जो एनर्जी कंजम्पशन का लेवल है वो शहरों में ज्यादा है, देहात में बहुत कम है, और हमें जरूरत है कि अपने यहां गरीबी दूर करने के लिए, लाचारी दूर करने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ रेट पाने के लिए
हमें इस पावर कंजम्पशन रेट को बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन प्लीज सर, मैं बहुत आपकी पार्टी के दो और लोग हैं। सर, मैं जल्दी कंक्लूड कर दे रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सर, इसको डायलेक्ट अच्छा बोल रहे हैं, परंतु और सभी लोग सहमत हैं, कोई भी आदमी किसी की बात नहीं काट रहा। सर, हम खाली 2 बातें ऐड करना चाहते हैं, मुझे आशा है कि इससे सब लोग सहमत करेंगे। सर, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, जिस गंभीर विषय पर हम आज यहां चिंता कर रहे हैं, हिंदुस्तान के करोड़ों काश्तकार उसके विषय में भी कोई वास्ता नहीं रखते, उन्हें पता ही नहीं कि ऐसी भी कोई समस्या हमारे सामने है जिसका हमको समाधान निकालना है। सर, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्टेशन, इसको बहुत ही बड़ा एजेंडा लेकर के चलने की जरूरत है। मैंने भी स्वयं, मेरा जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेनका जी बता रही थी, इनके पड़ोस में ही है, वहां पर चिंता के स्वर व्यक्त किए जा रहे हैं कि जो हमारा चेन था, जो तराई के नीचे नीचे एक लिंक था जंगल का थ्रू आउट द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, वो टूट चुका है। हम लोगों ने खुद संकल्प लिया है, हमारे साथियों ने, कि कम से कम 50 लाख उपयोगी पेड़ पौधे फार्मिंग सेक्टर में हम लोग लगवाएंगे, जिससे कि हम वहां पर एक अच्छे प्रयोग कर सकें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नए मानदंड ला सकें। मैं आशा करता हूं कि हमारे दूसरे साथी भी इस चीज में गौर करेंगे और अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज में इस इशू को आम आदमी तक, स्टूडेंट्स तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाने में, काश्तकारों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करेंगे। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो जुड़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज से, वो पानी का है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी कई बार कहा करते थे कि अगर धरती पर कोई तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। ये पानी, इसकी धार हम लोग महसूस कर चुके हैं। आज भी हमारे हिंदुस्तान में कई राज्यों के बीच में टकराव चल रहा है खाली पानी को लेकर के। कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर पानी का अभाव जो है माहौल खराब कर रहा है, एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर रहा है। मुझे लगता है समय आ गया है कि एक पॉलिटिकल विल, एक खाली हिंदुस्तान के लेवल पे ही नहीं, प्रांतों के लेवल पे ही नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल पैदा करने की जरूरत है, जिससे कि हम इन समस्याओं का समाधान कर सकें। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, मानव विकास के सूचकांक हैं, उसको पॉजिटिव तौर पर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे कर सकें। सर, 2-3 बातें मैं और कहना चाहता हूं भारत सरकार के लिए। ये समय आ गया है कि जितना भी जो बायोटिक प्रेशर जो हमारी गतिविधियों से पड़ रहा है, उसके बारे में एक क्लियर फूल प्रूफ असेसमेंट भारत सरकार कराए और सभी लोगों को उपलब्ध कराए, जिससे कि जो प्लानिंग मैकेनिज्म है, जो प्लानिंग की एजेंसी उसमें लगी हुई हैं, वो इस बात को महसूस कर सकें। सर, जो मीथेन का एमिशन हो रहा है, जो कार्बन एमिशन हो रहा है, कम से कम हिंदुस्तान के लेवल पे, इसका भी एक बड़ा क्लियर असेसमेंट कि कौन कौन से उसके कारण हैं और कितना लगभग हो रहा है, किस गति से आगे बढ़ रहा है, इसका एक सर्वे और उसका डेटा हिंदुस्तान की आम जनता को, प्लेनर्स को उपलब्ध रहना चाहिए। सर, हमारी इकोनॉमी है, निश्चित रूप से चैलेंजेस हमारे सामने हैं, लेकिन लो कार्बन एमिशन इकोनॉमी, उसको रीशेप, एक मॉडल शेप करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आपको टैलेंट की और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हमारा योजना आयोग और भारत सरकार मिलकर के इस दिशा में पहल करेंगे। सर, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब मुझे लगता है कि हमारा समाज, इसको समय आ गया है कि पूरा का पूरा समाज, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में है चाहे शहरों में है, अब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बने। क्योंकि जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, उसके कारण से जो नुकसान हो रहा है इस संबंध में, उसकी हम कोई समीक्षा भी नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को जो एजुकेशनल, जो एकेडमिक करिकुलम का, उसका हिस्सा बना दिया जाए। और निश्चित रूप से सर, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक मुद्दा है। पहले भी जब कभी सुनामी आई है या दूसरी विपदाएं आई हैं प्राकृतिक, बहुत बड़ी तादाद में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर बड़े तूफान आएंगे, अगर जलभराव होंगे या सूखा पड़ेगा, तो बड़े बड़े मुल्कों की पूरी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। इसके बारे में निश्चित जानकारी, जो डिजास्टर इंपैक्ट्स हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उनके क्या इंपैक्ट्स होंगे, इसकी जानकारी हिंदुस्तान के हर आदमी को दी जानी बहुत जरूरी है। और सर, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती वक्त चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि पूरी धरती पर डेंजर इंडिकेशंस मिल रहे हैं। बहुत सी नस्लें पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की और जानवरों की धरती से खत्म हो रही। इसके मायने क्या है कि जो बेसिक जो धरती के ऊपर ओशन करंट्स हैं,
जो विंड सिस्टम्स हैं उन सब के अंदर परिवर्तन आने लगे। सर मुझे लगता है कि इसका क्या इंपैक्ट होना है, जो भी डिजास्टर सामने आने वाला है वो किस रूप में सामने आने वाला है और किस समय तक वो शेप लेगा, इसके बारे में एक बहुत बड़ी रूपरेखा मुझे लगता है कि जानकारी देने की और हिंदुस्तान के अंतिम व्यक्ति तक इस चीज को एक निश्चित पॉलिटिकल एजेंडा, पर्सनल एजेंडा बनाए जाने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी सहमति अपने सभी वक्ताओं के साथ व्यक्त करते हुए मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस बात का संकल्प लेगा और सरकार उस संकल्प के माध्यम से मानवता को रक्षा करने का जो प्रयास है उसको आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद। श्री कपिल सिब्बल जी।